यहाँ पर हम एफटीसी के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, बिल्कुल ज़रा सा, ठीक है। एमएमसी एफटीसी, इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं। फेयर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। डोंट डिस्क्राइब इन डिटेल, मार्केट मूवर्स आर वॉचिंग यू, ब्रदर प्लीज कंसोलिडेट योर नॉलेज एंड स्टार्ट एज ट्यूशन क्लास और कोर्स। तुम्हें क्या लगता है मैंने हर चीज़ 100% बताई हुई है? एमएमसी में एक्यूरेसी चाहे 90% आ रही हो, ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। It means there is a key inside these concepts which can connect you from the analysis to the trading world. This cannot be easily understandable. Okay. ठीक है, चलो इसमें बात करते हैं थोड़ा सा कि डेमो का थोड़ा सा हम बात करते हैं। लाइक डेमो, ठीक है। अब क्या है, जैसे मैं डेमो कैसे करूँगा, कैसे करना है मैं समझाता हूँ। पहले तो एक कोई भी ब्रोकर लेना है, ठीक है। कोई भी ब्रोकर लेना है, कोई भी ब्रोकर ले सकते हो, ट्रेडिंग व्यू में भी कर सकते हो, बट उसमें ना थोड़ा बहुत दिक्कत होती है। उसमें तुम्हें लॉट साइज का सिस्टम समझ में नहीं आएगा। कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, जैसे एक्सएनएस है, एक्सएनएस यूज़ कर सकते हो अगर तुम्हें करना है तो, ठीक है। बार रिप्ले यूज़ कर सकते हो, इसमें सबसे बेस्ट है, डेमो के लिए कर सकते हो, ठीक है, जितना मुझे पता डेमो तक का, ठीक है। सो अब क्या करना कैसे है, ध्यान से सुनना, इसको इग्नोर इग्नोर करो जो भी कमेंट कर रहे हैं यार, फिलहाल के लिए मेरे को फोकस करने दो। स्टार्ट विद द बैलेंस दैट यू कैन रियली अफोर्ड। ये लाइन याद रखना, ये नहीं है अरेंजमेंट $1000 का भी नहीं कर सकते, अकाउंट में डाले हुए हैं $50,000 डेमो में। ये छोड़ देना, ये वाला स्टेप छोड़ देना, ऐसे मत करना, ठीक है। समझ आया? गॉट इट? तो उतने से शुरू करना है सबसे पहले, जो मैं कर सकूँ। 10 लाइक मैं $1000 अरेंज कर सकता हूँ फॉर इंटरमीडिएट। देखो एक क्राइटेरिया होता है, मैं आपको बता देता हूँ। एक क्राइटेरिया होता है सबसे पहले, लो इनकम इंडिविजुअल, इन्हें बोलते हैं LIIs, ठीक है। उसके बाद आते हैं, बी तो नहीं बोलूँगा, MIIs, मिडल इनकम इंडिविजुअल्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके पास हाई इनकम इंडिविजुअल्स, HIIs। तो इसमें क्राइटेरिया लगा सकते हो, मैं क्राइटेरिया बना के दे देता हूँ आपको। लो इनकम इंडिविजुअल्स यानी कि जो अरेंज कर सकते हैं अप टू $100 टू मैक्सिमम $500 मैक्सिमम, ठीक है। सबसे पहले ये मैक्सिमम बता रहा हूँ, क्राइटेरिया है इतने से इतना, इससे नीचे रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम काम नहीं करेगा। इससे नीचे रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम काम नहीं करेगा। अगर यहाँ पर मैं $1 का स्टॉप लॉस भी ले रहा हूँ ना, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं $1 यानी कि अगर मैं 0.01 लॉट ले रहा हूँ ना, तो 100 पॉइंट में जाके मेरा $1 जाएगा, ठीक है। एंड 100 पॉइंट मेरे अगर मैं जनरली यूरो USD यूज़ कर रहा हूँ ना, मान लो, तो उसमें 100 पॉइंट आ सकते हैं स्टॉप लॉस के, उसमें ले सकता हूँ मैं, ठीक है। ये $100 से नीचे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। अकाउंट दूसरा होगा तो उसमें स्प्रेड आएगा, टाइम फ्रेम छोटा होगा, बड़ा करोगे तो फिर से बड़ा आ जाएगा स्टॉप लॉस, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। मिडल रेंज के लिए क्या चीज़ है, मिडल रेंज के लिए होना चाहिए आपका $500 से मैक्सिमम $1500 तक, बस दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद
हाई रेंज वाले तो आप कह सकते हो कि $2000 से करीब एवरेज $30,000 तक, क्योंकि यही डिपॉजिट लिमिट होती है हर ब्रोकर में, इससे ज़्यादा बेकार है। अब इनको डेमो में करना है, डेमो में यूज़ करना है $100 या $500, $100 से नीचे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस रिस्क मैनेजमेंट काम ही नहीं करेगा भाई, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, 10 बार गवा देंगे बेमतलब, फिर कहेंगे मेरे पास तो $1000 चले गए मेरे तो इसलिए यहाँ पर डेमो जो है वो इतने अमाउंट से करना चाहिए, और फिर यहाँ पर करने के बाद इसको ग्रो करना है उसी माइंडसेट के साथ जिस माइंडसेट के साथ आप रियल को करोगे। ठीक है, इसमें MT5 सबसे बेस्ट है। अगर MT5 यूज़ करेंगे ना हम लोग तो बेस्ट रहता है वो मेटा ट्रेडर जो होता है, क्योंकि उसमें हम इजीली फ़ोन से प्लेस कर सकते हैं और चार्ट भी देख सकते हैं एट अ टाइम, हमें ब्रोकर का चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट लाइक। ठीक है, गॉट इट यो। एंड देन लिमिट। अब लिमिट्स क्या है, लिमिट्स कैसे करेंगे, मैं डेमो ट्रेडिंग में लिमिट्स कैसे करूँगा। ठीक है, हाँ एक्सएनएस में MT5 है। ठीक है, एक्सएनएस में MT5 होता है। ठीक है, मेरे पास एक अकाउंट है, मैं आपको दिखाता हूँ एक्सएनएस में MT5 है जाने MT4 है, वो अकाउंट है मेरे पास। या इसमें एक ट्रेड भी लगी हुई है जिसमें 46,000 रुपीज़ का कुछ लॉस भी चल रहा है, दिखाता हूँ मैं तुम्हें। ये देखो, दिख रहा है तुम्हें, MT5 है ये, देख रहे हो? ये रहा, इसमें कुछ लगता है 7-8, पता नहीं कितने रुपए हैं इसमें, 7 मिलियन है क्या, नहीं कितने रुपए में है ये जो भी है। ओके, सो यहाँ पर है। तो अब लिमिट में क्या है कि रिस्क मैनेजमेंट तो पता ही है, RMS क्या होता है, 1% FTC, कई बार मैंने बताया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, एंड यहाँ पर इसमें हमारे पास जनरली क्या चीज़ है कि चलो, जो हमारे पास ये सब समझ में आ गया कि किस तरीके से हम अपने उसको बांट सकते हैं कि मैं रियल में भी इतने अफोर्ड कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस में मैं इतना करूँगा। अब लिमिट पे आते हैं कि हाउ मच, कितना। अब इसमें कुछ क्राइटेरिया डालने पड़ते हैं, जस्ट लाइक ए प्रॉपर्टी फर्म, जिन्हें हम लोग प्रॉप फर्म कहते हैं। ठीक है, कैसे क्राइटेरिया डालना पड़ता है खुद को लिमिट में रखने के लिए, और सबसे बढ़िया लिमिट है कि अपने आप को मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के क्राइटेरिया में डाल दो। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन होता है, देखो जब ट्रेडिंग की बात होती है ना, वो अलग दुनिया में चले जाते हैं फिर हम। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है कि बैलेंस का एक दिन में मैक्सिमम 3% से ज़्यादा डाउन नहीं जाना चाहिए, अगर जाता है तो स्टॉप। और प्रॉफिट में भी मैक्सिमम जो है, ठीक है, मैक्सिमम जो नंबर ऑफ ट्रेड्स होती हैं वो भी 3 के करीब ही होनी चाहिए, 3 या 4, मैक्स 3 या 4। पहली ट्रेड में अगर मुझे लग रहा है अकाउंट ग्रो हो गया तो बहुत बढ़िया, फिर तो मैं चलूंगा ही नहीं आगे। क्यों चलूँ मैं आगे जब मेरा पहले में, हाँ अगर यहाँ पर लॉस हो गया तो मैं उसकी उसके बदले में आगे मैं रिस्क रिवॉर्ड मेरा उतने रहेगा, 1 रेशियो। ठीक है, अभी मैं आगे बताता हूँ, ये क्राइटेरिया है कुछ। ओके, अब यहाँ पर क्या चीज़ है, ये फंडेड अकाउंट के पीछे मत पड़ना अभी बिल्कुल भी। ठीक है, फंडेड अकाउंट के पीछे मत पड़ना अभी मैं क्या क्या कह रहा हूँ यहाँ पर। फंडेड अकाउंट भूल जाओ अभी। अभी सिर्फ ये जो है ना, ये डेमो वाला जैसे मैं कर रहा हूँ ना आपको, डेमो वाला कर सकते हैं, अगर करना है तो डेमो सबसे बेस्ट है, उससे तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आइडिया तो होगा कम से कम। नंबर ऑफ ट्रेड वाला आ गया सिस्टम, उसके बाद यहाँ पर जो अब आता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाला। रिस्क टू रिवॉर्ड का जो रेशियो होता है, ये मैं बस आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ, पूरा खुल के बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर। इसके बारे में मैंने MMC में डाल दिया है, MMC को अब मैंने ऐड कर दिया, उसका ट्रेडिंग का जो एक पार्ट है ना, एक MMC में ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, अब सिर्फ एनालिसिस नहीं है उसमें, अब उसमें ट्रेडिंग भी मैंने ऐड कर दी है। तो अब कोई इस बार रिवर्सल एरिया हो, इसलिए जो पहले से लीक्ड है ना मेरे कंटेंट, अब कोई फ़ायदा नहीं उन्हें देखने का, बेकार है वो। जिनके पास ऑलरेडी पहले से MMC है उनके पास अपडेट हो जाएगा। तो उसमें मैंने ऐड कर दिया। रिस्क टू रिवॉर्ड में क्या है, मिनिमम जो है 1 रेशियो यहाँ पर 1.5 से होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। 1 रेशियो 1.5, ठीक है, इतना होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए।
ठीक है भाई, तुम्हारा पीएनएल जेपीवाई में क्यों दिखता है, पहले ये बताओ। बताता हूँ अभी। ठीक है, और मैक्सिमम तो जितना हो जाए उतना ले, और रेंज में रखना पड़ेगा कि 1:1.5 है, तो मुझे पता है कि इसका मुझे कब यूज़ करना है। 1:7 है, कब यूज़ करना है, ये तो फिक्स नहीं होते, आपको पता है, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से होते हैं, स्ट्रक्चरल एनालिसिस के बेसिस पे होता है। ठीक है, ओके, स्ट्रक्चरल एनालिसिस के बेसिस पे होता है बेसिकली। समझ में आ गया ना, तो ये इस तरीके से काम करता है, सिंपल। और बाकी तो देखो, टाइम है, 10 दिन करके देखेंगे तो आइडिया हो जाएगा कि हाँ मुझे कितना आता है, कैसे कैसे हैं। ठीक है, ओके। भाई ऊपर से प्रेशर आ रहा है मार्केट में, फिर से भागना चाह रही है नीचे। चलो इसको छोड़ो अभी। हाँ जी, जितने भी नए लोग हैं, देखो बुरा मत मानना, बस मैं एक बात कहूँगा कि योर थिंकिंग इज कंट्रोल्ड बाय दोज। बस दोस्त कहूँगा मैं, अब वो आप खुद की है, फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हो, मर्जी है तुम्हारी। ठीक है, देखो अब ध्यान से, जो पुराने हैं उनको पता ही है। जेपीवाई में मैंने क्यों अकाउंट का, पहली बात तो मैं ट्रेडर नहीं हूँ, तो मैं टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज़ करता हूँ जो भी अकाउंट है, ओनली टेस्टिंग पर्पस। चाहे वो अकाउंट का 7 लाख रुपए वाला हो, चाहे वो 70 रुपये वाला हो, वो मेरे लिए सिर्फ टेस्टिंग पर्पस होता है, नॉट माई रियल इनकम। ओके, तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने 7-7 लाख के अकाउंट को जीरो करा हुआ है। ठीक है, देखा भी होगा आपने पहले, और फिर मैंने उनको 7 लाख करा भी हुआ है, तो उससे मेरा कोई इनकम सोर्स नहीं है, नथिंग एल्स। एंड बस जेपीवाई में क्या रीज़न है मैं बताता हूँ तुम्हें, कि जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कुछ और देख रहा हूँ अलग, एज ए मान लो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहा हूँ, तो ये पहले की बात है, अब जेपीवाई में यूज़ नहीं करता। ठीक है, जैसे आईएनआर जेपीवाई है, ठीक है, मान लीजिए इसका जो प्राइस है वो डाउन जा रहा है। ठीक है, डाउन जा रहा है, तो मुझे, मैं ज़्यादा पैसे खर्च करूँगा तो कम मुझे जेपीवाई मिलेंगे। ठीक है, एक आईएनआर में मान लीजिए 59 जेपीवाई मिलते हैं, या मैं मान के चलता हूँ एक आईएनआर में 50 जेपीवाई मिलते हैं, तो मुझे ज़्यादा मिले तो क्या करूँगा मैं इसके प्राइस का वेट करूँ ना ऊपर जाने का। बताओ, मुझे ज़्यादा चाहिए शुरुआत में, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पर आईएनआर जेपीवाई का चार्ट खोल लेता हूँ। ठीक है, पहले तो मैं ये देखता हूँ कौन सी करेंसी मुझे सस्ते में मिल जाएगी, कौन सी करेंसी मुझे सस्ते में मिल जाएगी, पहले वो देखता हूँ मैं। मुझे लगेगा ना कि भाई ये जो आईएनआर जेपीवाई है ये मुझे सस्ते में मिल रही है, तो मैं सस्ते में लेके इसको रख लूँगा, फिर बाद में इसके अंदर में ट्रेड करता रहूँगा डेली। 1 डे का टाइम फ्रेम का चार्ट तो चल रहा है, जिस दिन मुझे लगा 50 से ये 60 हो गया, ठीक है, मान लीजिए ये मेरा जो है करीब 20% इंक्रीज हो गया, मान लो 20% इंक्रीज हो गया, तो अब मैं निकालूंगा ना तो मेरे को ऑलरेडी 20% ज़्यादा मिल जाएगा। अगर मैंने 1000 जेपीवाई करे हैं तो मेरे को 200 जेपीवाई तो एक्स्ट्रा मिल ही जाएंगे, मान लो। ठीक है, अब 200 जेपीवाई का अगर मुझे लॉस हो गया ना तो मेरा रिकवरी तो यहाँ से हो जाएगी, अगर इंटरनल ट्रेड डे ट्रेड करके 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 तो 200 का तो यहीं से रिकवरी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं प्रॉफिट करता हूँ तो उसके अंदर ये एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। ठीक है, अब 1 डे का एनालिसिस कर रहे हैं, मान लो 10 से 30 हो गया, फिर तो इसका मतलब मैंने कुछ सीखा ही नहीं है 7-8 साल में, मैं भी इंदा मनी कर रहा था। अगर 10 से 30 हो गया और मैं एनालिसिस करके बैठा हूँ कि वो 50 से 30 हो गया, तो फिर तो मैं इंदा मनी कर रहा था, मैंने कुछ सीखा ही नहीं है अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो। हैं? ये बहुत आगे की चीज़ है। इंटरनल बोले तो
इंटरनल बोले तो जैसे हम डेली डे ट्रेड चल रहे हैं जी, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे डेली अपने कर रहे हैं, 1%, 2%, 3% करते जा रहे हैं, और होल्डिंग कर पड़ी हुई है, वो है तो जेपीवाई में ही, निकालना तो आईएनआर में ही है मान लो, फिर आईएनआर में उसको वो कर दिया एक्सचेंज पे जाके, लीगल एक्सचेंज के जरिए मान लो, एंड देन उसके बाद एक्स्ट्रा एग्जाम्पल के लिए चार्ट दिखाता हूँ मैं, आईएनआर जेपीवाई। वो अलग बात है कि अभी तुम्हें इसमें मधुमक्खी का छत्ता दिखेगा, और ये मधुमक्खी है, ये देखो मैजिक, देखो गायब कर देता हूँ चार्ट, ये कहाँ गया भाई, इसमें तो दिखाई भी नहीं दे रहा है 1 मंथ। ठीक है, यू कैन सी लाइक दिस, ये आईएनआर जेपीवाई है मान लीजिए, 1 डे कर देता हूँ मैं, चलो ठीक है, 1 डे का टाइम फ्रेम है। तो ये मान लो मुझे आईएनआर जेपीवाई मतलब 1 रुपये में 1.9 कुछ थे, वो मैंने 1 रुपये में 50 जेपीवाई बोल दिया, सॉरी, वो कैलकुलेशन मुझे याद नहीं थी। ठीक है, ये मान लो इसमें मिल रहा है, तो बिल्कुल सस्ते में जाके खरीदूंगा इसको। और जेपीवाई आईएनआर जब मैं देखूंगा तो मुझे इस तरीके से दिखेगा, लाइक दिस। ठीक है, तो वेट करूंगा कभी ऊपर चला जाएगा, तो जब ये नीचे होगा जेपीवाई आईएनआर में, जब नीचे होगा तब मैं इसमें डिपॉजिट मार दूंगा, और जब तक ये उठता, मुझे पता है मेरे मेरे को डिमांड सप्लाई आधी मिलनी, डिमांड ही आनी है, जब मुझे लगेगा इसमें जो है पोटेंशियल है, दैट्स आई कैन यूज़ दिस। और ये हर करेंसी में, जीबीपी आईएनआर ले लो, ठीक है, यूरो आईएनआर ले लो, यूएसडी आईएनआर ले लो, सबके साथ होता है, तो एक्स्ट्रा पोटेंशियल होता है। ये तब फायदेमंद है जो तुम्हारे पास कैपिटल जो है ना वो बड़ी हो थोड़ी सी, मतलब 1-2 मिलियन के ऊपर हो, तब फायदेमंद है, उससे नीचे बेकार है फिर। असली फॉरेक्स ट्रेडिंग इसी को तो कहते हैं, और प्लेटफॉर्म लीगल हो, ये नहीं है जी अपने चल रही है सब कुछ। ठीक है, यू कैन सी द बेरिश प्रेशर यहाँ आ गया हमारे पास, मार्केट ने थोड़ी सी डिमांड दी है, एंड देन जस्ट बूम ऑन, मेजर चेंज ऑफ करेक्टर है, कैंडल भी आपको दिख रही होगी यहाँ पर। ओके, ऑलरेडी यहाँ बता चुका था मार्केट में ऊपर से बेरिश प्रेशर आ रहा है। ठीक है, कंसोलिडेट हो गया ना ये हिस्सा, यहाँ आके थोड़ी बहुत मूवमेंट दी है, एंड देन फिर से रिवर्स करना शुरू कर रहा है, हम तो सप्लाई यूज़ कर सकते हैं वाली। अब ये वाला जोन आ चुका है हमारे पास, खाली बचा हुआ। ठीक है, लाइक दिस, जो लास्ट जोन है हमारे पास फॉर प्रोटेक्टिंग द मूव। ये देखो, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिमांड का एरिया है, अभी तो मैंने चलो यहाँ से मेजर करा हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, एंड उसके बाद जो सप्लाई है वो मैं पीछे से लेने की कोशिश करता हूँ, यानी कि यहाँ से लाइक दिस वाली सप्लाई ले सकता हूँ मैं, एंड देन इसको मैं यहाँ लगा सकता हूँ, जो करीब करीब रेंज के अंडर जाके ही बैठती है। इसी को मैं डबल ट्रिपल करूँगा, जो भी करूँगा मैं इसी को करूँगा। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसको हटा रहा हूँ, इस रेंज को रखा हूँ। ठीक है, इसका एरिया आपका यहाँ तक रहेगा, बस छोटी सी इसमें यहाँ पर डिमांड आई है। ठीक है, लाइक दिस। ओके, लेट्स वेट। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मार्केट ने इसको क्रॉस कर दिया है, तो इसकी कोई, जहाँ मार्केट आई नहीं है तो वी कैन नॉट यूज़ इट, यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है इसको फ़िलहाल के लिए। ठीक है, वेलकम वेलकम, कैसे हैं आप सभी लोग जो भी नए अभी आए हैं। सर ये स्प्रेड का क्या चक्कर है? भाई देखो, स्प्रेड तो है, देना तो पड़ेगा स्प्रेड, अब रो अकाउंट लोगे तो स्प्रेड तो आएगा ही उसमें। स्प्रेड में बस, ठीक है, स्प्रेड में क्या होता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मैं समझ रहा हूँ।
स्प्रेड क्या है कि जैसे हमारे पास स्टैंडर्ड अकाउंट होते हैं ना, उनके अंदर सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि आप या तो कमीशन या तो मार्केट में पहले ही जो है कमीशन ले लो जिससे स्प्रेड मिलता है। अगर मान लो प्राइस यहाँ चल रहा है तो या तो बाय यहाँ लगेगी, अगर सेल लगाओगे तो यहाँ लगेगी, यहाँ नहीं लगेगी, और इसके डिफरेंस को स्प्रेड कहते हैं। जैसे ये है, ठीक है, जैसे मान के चलो गोल्ड है, एक्सएनएस में गोल्ड में 20 पॉइंट का स्प्रेड आता है, ऊपर का, ऊपर 20 पॉइंट ऊपर लगेगी जाके पहले से, नीचे अगर लगाओगे तो नीचे लगेगी 20 पॉइंट, तो ये स्टैंडर्ड में होता है, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड, और उसके बाद आपके पास जैसे रॉ की बात करें, रॉ में क्या होता है कि ये बट जाता है। रॉ में क्या होता है कि अब जैसे यहाँ हम ट्रेड लगाएंगे तो यहाँ नहीं लगेगी, वो हो सकता है 10 पॉइंट का गैप आए सिर्फ, अब यहाँ पर सिर्फ 10 पॉइंट का गैप हो सकता है, 10 पॉइंट में बाई की लगेगी, बाई लगाऊंगा, 10 पॉइंट नीचे सेल की लगेगी, और यहाँ बदले में 10 पॉइंट कहाँ चले जाएंगे, वो कमीशन में चले जाते हैं। वो 10 भी नहीं होते, वो 5 से 7 पॉइंट के बीच का होता है कुछ हिसाब, मतलब कम हो जाते हैं ये पॉइंट, मार्केट से निकल के कमीशन में आ जाते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद आते हैं फिर दूसरे जिन्हें हम लोग बोलते हैं प्रो अकाउंट। प्रो में क्या होता है कि इनकी भी क्राइटेरिया होती है, रो अकाउंट्स की क्राइटेरिया भी होती है, प्रो अकाउंट्स की भी क्राइटेरिया होती है कि इसमें मिनिमम डिपॉजिट जो है $500 है। तो प्रो अकाउंट में क्या होता है, कमीशन थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन ब्रोकरेज कमीशन बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ब्रो इसका जो प्राइस है, मैं यहाँ ट्रेड लेना चाह रहा हूँ तो यहाँ नहीं लगेगी, अब वो 10 की जगह 15 पे जाके लगेगी, लेकिन बदले में मेरा कमीशन चला जाएगा 15 पॉइंट बाय में या 15 पॉइंट सेल में, ये डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन कमीशन जो है ज़ीरो हो जाएगा, कमीशन कुछ नहीं हो जाएगा। अब सबसे बेकार होता है जीरो अकाउंट, ये सबसे बेकार है, ये सबसे बेकार है, मैं जनरली बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है कि स्प्रेड तो आपको जीरो मिल जाएगा, मतलब जहाँ लगाओगे ट्रेड वहाँ लग जाएगी, लेकिन जो कमीशन है वो 20 से 25 पॉइंट का होता है, ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है ये। अगर क्योंकि देखो, अगर छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करोगे तो ऑब्वियस सी बात है 20 से 25 पॉइंट इंक्लूड हो जाएंगे उसमें, ठीक है, तो आधा तो कमीशन में चला जाए, क्योंकि जब लॉस होगा ना तब ये इफेक्ट करेगा, प्रॉफिट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमेशा प्रॉफिट में 20 पॉइंट ऐड करने पड़ेंगे हर बार, यानी कि 2 पिप, अगर आप देखना चाहो ना 2 पिप बोल दो इसको, वैसे मैं पॉइंट्स में बात करता हूँ, मुझे पिप से मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 20 पॉइंट जो है मुझे ऐड करने पड़ेंगे हर बार, हर बार मुझे ऐड करने पड़ेंगे इसमें 20 पॉइंट, और इससे क्या होगा फिर, बार 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 टेक प्रॉफिट बड़ा होता चला जाएगा। हो सकता है 2 रेशियो इंक्रीज हो गए, मैं 1 रेशियो फोन ले रहा था 1:6 हो गए, तो वहाँ समस्या है। तो इसलिए सबसे बेस्ट देखो, इनका ना सबका टाइम फ्रेम के हिसाब से होता है। जैसे मैं स्टैंडर्ड की बात करूं, स्टैंडर्ड को यूज करना चाहिए मोर देन 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर, क्योंकि उसमें ना स्प्रेड नजर नहीं आता, प्राइस बहुत हाई हो जाता है, डिफरेंस बहुत हाई हो जाता है, 500 से 1000 पॉइंट के बीच का डिफरेंस दिखने लग जाता है, कैंडल का साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि स्टैंडर्ड यूज करना चाहिए, रो अकाउंट करना चाहिए लोअर टाइम फ्रेम में, 15 मिनट से कम टाइम फ्रेम का यूज करें। जैसे हम 10 मिनट देख रहे हैं, 5 मिनट देख रहे हैं, 7 मिनट देख रहे हैं, 5 मिनट तक में रो अकाउंट यूज कर लेना चाहिए। प्रो अकाउंट, प्रो और रो दोनों सेम है, ज़्यादा में फर्क नहीं है, ठीक है, इसे भी यूज कर सकते हैं। जीरो को तो मैं बोलूंगा नहीं, जीरो से तो दूर ही रहो जितना हो सकता है, क्योंकि ये बेसिकली जीरो यूज हो सकता है बाइनरी ऑप्शन में, और बाइनरी ऑप्शन ब्रोकर्स में होते नहीं है ऐसे में, क्योंकि वहीं मिल सकता है जीरो। या फिर जीरो अकाउंट तब यूज कर सकते हैं जब हमारा रिस्क रिवॉर्ड 1:11 से ज्यादा हो, 1:11 से रिस्क रिवॉर्ड मान लो ज्यादा है तो मैं इसको यूज कर लूंगा, वरना कोई फायदा नहीं है इसमें, नुकसान ही। अब मुझे खुद बताओ, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पर $100 का कैपिटल है, ये मेरे पास $100 का जो है यहाँ पर कैपिटल है, ठीक है, और मैंने यहाँ पर मान लो एक ट्रेड ली है जिसमें मैंने 0.02 का लॉट लिया है। अब इसमें मान लो मैंने स्टैंडर्ड अकाउंट से लिया है, ठीक है, स्टैंडर्ड अकाउंट से लिया है, और मान लो 5 मिनट का टाइम फ्रेम में यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरी ट्रेड लगी है, स्टॉप लॉस आया मेरा यहाँ पर करीब 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस आया है, ठीक है। तो ट्रेड लगी है मेरी 150 पे नहीं लगेगी, अब मेरी ट्रेड लगेगी 20-30 पॉइंट ऊपर जाके, यानी कि मेरी 170 का स्टॉप लॉस हो चुका है, मेरा 20 पॉइंट एक्स्ट्रा हो गया जहाँ मैं लगाना चाह रहा था वहाँ से ऊपर, तो ये हो गया 170 का मेरा स्टॉप लॉस। अब अगर मुझे नीचे देखना है तो मार्केट क्या करेगी, नीचे यहाँ पर आने की बजाय पहली स्टॉप लॉस हिट कर देगी, ठीक है। स्टैंडर्ड में क्या होता है, जब स्प्रेड चलता है तो हमारे पास ये ओरिजिनल प्राइस है, ये स्प्रेड का प्राइस है, तो होता क्या, जैसे यहाँ पर स्टॉप लॉस हमने लगाया हुआ है ना, तो मार्केट इस पर टच होने से पहले स्टॉप लॉस हिट कर देगी, तो हमें एक्स्ट्रा यहाँ पर 20 या 21 पॉइंट लेना पड़ता। अब सोचो कितना बड़ा हो गया, ये करीब 200 पॉइंट का, जहां हम 150 सोच रहे थे वो 200 पॉइंट हो गया।
ओरिजिनली हमारे टारगेट पे स्टॉप लॉस बढ़ता जा रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं इसको, उसके अंदर ये देखो, जैसे मान के चलो ये है मेरे पास, ठीक है, एंड जैसे मैं यहाँ ले रहा हूँ, मान लो ऐसे मैंने ले लिया और मैंने यहाँ ट्रेड लगाया ना, तो पहले तो ट्रेड यहाँ नहीं लगेगी, ट्रेड लगेगी यहाँ जाकर, कुछ पॉइंट ऊपर जाके यहाँ पर ट्रेड लगेगी, ठीक है। और मेरा स्टॉप लॉस बढ़ गया और मेरा टारगेट मान लो मैंने यहाँ तक लिया था और मेरी ट्रेड में यहाँ पर सोचा था। अब रेशियो देखो कितना दिखा रहा है, 2.82। ट्रेड लगते ही मेरा जो रेशियो वो ऊपर हो गया, अब 1.98 हो गया मान लो, रिस्क रिवॉर्ड कम हो गया ना मेरा, ठीक है। तो यहाँ ये प्रॉब्लम होती है, स्टैंडर्ड में ये प्रॉब्लम होती है। और ये प्रॉब्लम किस में है, ये प्रॉब्लम उसी में है जब टाइम फ्रेम छोटा यूज करते हैं, जब टाइम फ्रेम छोटा यूज करते हैं तब ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अगर टाइम फ्रेम बड़ा यूज करें फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, फिर तो तुम कोई सा भी अकाउंट यूज कर लो, फिर तो मैं कहूँ स्टैंडर्ड सबसे बेस्ट है। स्टैंडर्ड सबसे बेस्ट अकाउंट है लार्ज टाइम फ्रेम के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है स्प्रेड कितना ही हो भाई, 400-500 पॉइंट के स्टॉप लॉसेज हैं और 2-3 हज़ार पॉइंट के टेक प्रॉफिट्स हैं मान लो, ठीक है। 2-3 हज़ार के पॉइंट्स के टेक प्रॉफिट, अब 2-3 हज़ार के टेक प्रॉफिट्स होंगे तो कितना निकलेगा। अब 20 पॉइंट का उसमें जो डिफरेंस आ रहा है, या मान लो 20 पॉइंट का स्प्रेड आ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है उससे, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता, दिखता भी नहीं है वो, ठीक है। वो दिखता भी नहीं, नजर भी नहीं आता है वो, सबसे बेस्ट है। हाँ अगर छोटा हमारे पास जैसे टाइम नहीं है, मैंने क्या बोला भाई, टाइम फ्रेम के हिसाब से हर कोई कर रहा है, ठीक है, टाइम फ्रेम के हिसाब से हर कोई कर रहा है। तो फिर ऑब्वियसली बात है भाई, जीरो अकाउंट है भाई, 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना, जीरो अकाउंट है, फिर टारगेट बढ़ जाएगा, एंट्री वहीं लगेगी एग्जैक्ट जैसे मैं लगाना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर टाइम फ्रेम थोड़ा सा बेसिकली बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जैक्ट कैंडल के बेसिस पे ट्रेड लेना चाहता हूँ, ठीक है, मैं आपको एग्जैक्ट कैंडल के बेसिस पे ट्रेड लेना चाहता हूँ। जैसे मान के चलो मैं जैसे मान के चलो मेरे पास गोल्ड है, मान लो यही है हमारे पास, ये चला हुआ है, मान लो 2 मिनट का टाइम फ्रेम है या 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, 4 मिनट का, 5, 6, अरे यार कुछ तो दिखा दिया अच्छा सा, 8, चलो ये देखो, जैसे मान लो ये है मेरे पास, ये मैंने 8 मिनट का टाइम फ्रेम लिया हुआ, यहाँ पर कैंडल की मैं यहीं लगाना चाहता हूँ ट्रेड, तो जीरो अकाउंट में क्या होगा, एग्जैक्ट यहीं लग जाएगी, बिल्कुल यहीं लग जाएगी, ऐसे करके मान लो ऐसी लग जाएगी, और फिर मैं स्टॉप लॉस यहाँ तक लगा सकता हूँ। अब मेरा स्टॉप लॉस मान लो यहाँ पर 22 पॉइंट का आया है, अब इसमें स्प्रेड नहीं है बिल्कुल भी, सीधे चलेगा ऊपर, सीधे ऊपर चलेगा, और अब मेरा टारगेट है ना वो फिक्स, अब मैं अपने प्रॉफिट में से मार्केट को दे सकता हूँ, अब मैं प्रॉफिट में से मार्केट को दे सकता हूँ, जो कमीशन होगा 20 पॉइंट का उसमें दे सकता हूँ। हाँ एक्स्ट्रा मैं 20 पॉइंट इसमें जोड़, जैसे मान के चलो मैं यहाँ पर 90 लेना चाह रहा था ना, तो मैं 90 की जगह 110 ले लूँगा, बस ये फ़र्क पड़ जाएगा थोड़ा सा इसमें, ये दिक्कत आ जाती है, ठीक है, समझ आया। गॉट इट। जीरो अकाउंट में अगर कैपिटल बड़ा हो तो यूज़ करते, जीरो अकाउंट ठीक नहीं है यार, जीरो अकाउंट ठीक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, जीरो अकाउंट बेकार है। रो बेस्ट है, फिर भी रो को यूज़ कर सकते हैं, रो रो अकाउंट बेस्ट है। चलो हम टॉपिक शुरू करते हैं आज का, ये सब छोड़, ठीक है, टॉपिक शुरू करते हैं, मज़ा आएगा इस टॉपिक में, मज़ेदार टॉपिक है, ओके। बिगनर के लिए तो जो है रो अकाउंट बेस्ट है, बिगनर के लिए रो बेस्ट है, रो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइस, शुरू करते हैं हम लोग एमएमसी में, टीएलसी। टीएलसी मीन्स द ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट, बाय मी। देखो क्या होता है कि ना, हमें ट्रेंड लाइन के बारे में पता होना चाहिए पहले तो। कर्व लाइन, जैसे कि अगर मान लो आपके पास स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है, स्ट्रेट है, तो आपको पता है कि आपको इसमें स्ट्रेट लाइन यूज़ करनी है, कोई इशू नहीं है। कर्व लाइन भी यूज़ करेंगे तो वो स्ट्रेट हो जाएगी, लेकिन
अगर यहाँ पर इस तरीके से मार्केट नीचे गिर रही है तो ऐसे में स्ट्रेट लाइन अगर यूज़ करेंगे तो कनेक्ट नहीं होगी और यहाँ पर हमें फेक दिखेगा, मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा। तो इस कंडीशन में हमें कर्व लाइन यूज़ करनी पड़ती ताकि हमें बहुत ही इनिशियल पॉइंट पे ब्रेकआउट दिख जाए। जैसे मार्केट अगर ऊपर जाके ब्रेक करेगी तो हमें पहले ही पता लग जाएगा, हमें इसका वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे आसान भाषा में 30-35 वाली ईएमए समझ सकते हो। जैसे आप एक 9 ईएमए यूज़ कर रहे हो और एक 30-35 की ईएमए यूज़ कर रहे हो, वो तो चलो पहले से लगी हुई है, लेकिन यहाँ आप खुद लगा रहे हो अपने लिए। ठीक है, यहाँ आप अपने लिए खुद लगा रहे हो। ठीक है, यहाँ आप अपने लिए खुद लगा रहे हो, तो ये होता है और ये सबसे बेस्ट है। तो अगर मार्केट इस तरीके से गिर रही है तो ऑलवेज यूज द कर्व लाइन, डू नॉट यूज द ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन यूज नहीं करनी। अब ट्रेंड लाइन कहाँ यूज करनी है ये सुनो। ट्रेंड लाइन यूज करने की कई सारी जगह होती हैं, जिनमें से सबसे बेहतरीन जगह है जब हमारे पास जो मार्केट है, जैसे मान के चलो मार्केट इस तरीके से आ रही है, ठीक है, लेकिन वो एकदम से नीचे गिर जाती है एंड देन फिर बाद में ऊपर उठती है। ठीक है, फिर ऊपर उठ गई, यहाँ तक फिर से आती है एंड देन फिर से अपने आप को ऐसे ले जाना शुरू कर देती है। ऐसा ऐसा पार्ट बनता है। कभी आपने फेक देखा होगा कि मार्केट फिर से इसको फेल कर देती है, तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, कर्व लाइन लगाते हैं और कर्व लाइन हो जाती है फेक आउट में। कर्व लाइन फेक आउट बना देती है। जब हम ट्रेंड लाइन यूज करते हैं तो उसमें ज्यादातर केसेस में क्या होता है, हमें फेक आउट जो है वो नजर आ जाता है इसके मुकाबले। अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको, नजर आ जाता है इसमें फेक आउट की, हाँ भाई निकल रहा है और ऊपर से मार्केट में एक शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर जैसे कैंडल बन गई और ऊपर से प्रेशर आया और नीचे भाग गई, वहां हमें दिख जाता है। ठीक है, ये देखो, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर मैं इस तरीके से ट्रेंड लाइन लगा रहा हूँ एंड यू कैन सी द फेक आउट। यहाँ पर आपको नजर भी आ गया होगा, ये देखो रिजेक्शन दिखा, ये रिजेक्शन ही फेक आउट। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कर्व लाइन लगा दूंगा ना, ये देखो, अगर मैं यहाँ कर्व लाइन लगा दूंगा तो ये आपको कैंडल की बॉडी क्लोज होती हुई दिखेगी। यहाँ पर कैंडल की बॉडी क्लोज होगी, अब हमें लगे कैंडल की बॉडी क्लोज होगी, अब तो मार्केट को ऊपर जाना ही चाहिए, बिल्कुल ऊपर जाना चाहिए और अब तो रुकने की कोई गुंजाइश है ही नहीं उसकी। तो ऐसे में पता नहीं लगेगा कर्व लाइन, जब मार्केट अपने लोअर लो ब्रेक ज्यादा तेजी से कर रही है और फिर बाद में दोबारा से ऊपर आ रही है, तो उसमें कर्व लाइन लगा सकते हैं। ऑलवेज यूज द स्ट्रेट लाइन, ट्रेंड लाइन जिसे हम लोग बोलते हैं। अब इनकी कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, देखो ट्रेंड लाइन को ना सबसे बेस्ट है सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह यूज करना। कुछ जोन्स होते हैं जिनमें ये अलग तरीके से ट्रीट की जाती है। जैसे मान के चलो आपके सामने ना इस तरीके से मार्केट आ रही है एंड देन फिर ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई एंड देन फिर इस तरीके से बनती जा रही है लाइक दिस। अब इसमें आपको पता है, इसमें आपको एम दिख रहे हैं, डब्ल्यू दिख रहे हैं, इसमें कनेक्टिविटी करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन बेस्ट। सबसे पहले हमें स्लोप देखना है, यानी कि मार्केट डायरेक्शन ऐसे है तो एक ट्रेंड लाइन हमें ऐसे लगानी पड़ेगी जो मैक्सिमम पॉइंट्स को कनेक्ट करेगी। लाइक मैं ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी, लाइक इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो ये कनेक्टिविटी हो रही है। अरे ये क्या हो रहा है, ओके ठीक है। तो एक ट्रेंड लाइन हमारे पास ये वाली होगी, फिर हम दूसरी देखते हैं, दूसरी कनेक्टिविटी जैसे ये हो रही है इस तरीके से, ठीक है। तो ये तीसरी कनेक्टिविटी देख रहे हैं हम लोग इस तरीके से। तो ये हमें मल्टीपल कुछ जोन दिख रहे हैं अगर हम इनको कनेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से। अब इनको यूज़ कैसे करेंगे आपको लाइव चार्ट पे दिखाता हूँ, क्योंकि ऐसे ना बना नहीं पाऊंगा मैं। ओके, चलो मैं गोल्ड में लेके चलता हूँ, तो मैं कोई भी टाइम फ्रेम 15 मिनट लेके चलता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें कैंडल ना साफ नहीं बन रही है तो विक्स वगैरह नहीं दिखेंगे तुम्हें। जैसे कोई भी हम लोग देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये बना हुआ है हमारे पास में, बना हुआ था यहाँ पर। तो इसको कैसे देखेंगे जनरली, जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूँ, अरे रिप्ले करेंगे, इतना क्यों सोच रहे हो, रिप्ले करेंगे, ये बना हुआ हमारे सामने। नाउ वी विल प्लेस द ट्रेंड लाइन्स। ट्रेंड लाइन यूज़ करने के लिए हम लोग सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी क्रिएट करेंगे लाइक दिस, जहाँ पर हमें 3 पॉइंट से ज़्यादा की कनेक्टिविटी दिखेगी। हम लोग करके देखेंगे, ओके लाइक दिस। ये देखो ये ब्रेकआउट हुआ, रिवर्स होकर नीचे आ गई। अब ट्रेंड लाइन कब कब फेल होती है, पहले सुनो, ट्रेंड लाइन कब फेल होती है। ट्रेंड लाइन तब फेल होती है जब चलता हुआ ट्रेंड का लो टूट जाता है, चलते हुए ट्रेंड का लो टूट जाता है, तब ट्रेंड लाइन फेल हो जाती है। उससे पहले अगर मार्केट नीचे आके रिवर्स कर दे तो हम उसे रिटेस्टिंग कहते हैं, तब तक वो वैलिड रहती है। पहले ये बन गया, ठीक है, ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद दूसरी ट्रेंड लाइन हम लोग यूज करते हैं लाइक दिस। ये नेक्स्ट ट्रेंड लाइन हमारे पास हमने कनेक्ट कर दिया, आप देख सकते हो उसके अंदर ये बताती है हमें एस आर के बारे में, यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हम इसे कह सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर ये रेजिस्टेंस की तरह सॉरी सपोर्ट की तरह यूज हो रही थी, ये देख सकते हो आप, है ना।
ये देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कितने सारे ये सपोर्ट की तरह यूज़ हो रही है। ये देखो सब जगह बॉडी की क्लोजिंग है, विक का तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बन गई है, तो अब हमें पॉसिबिलिटी है कि अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ सकता है, बेसिकली हमारे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस बन सकता है, लाइक ठीक है, हमारे पास ये रेजिस्टेंस यहाँ बन सकता है, जो भी बनेगा रेजिस्टेंस। तो ये रीटेस्टिंग के लिए यूज हो रही है, दिस इज ए रीटेस्टिंग ट्रेंड लाइन, रीटेस्टिंग ट्रेंड लाइन, ठीक है, जिसे मैं टीएल बोलता हूँ, आप इसे टीएल या फिर रीटेस्टिंग पूरा भी लिख सकते हैं। दूसरा मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ एस आर लाइन, ठीक है, जिसमें आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस एक तरह से चेंज हो रहा है। ऊपर हमें रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है, नीचे हम रीटेस्टिंग दिख रही है। अब क्या बच गया, क्या बच गया बताओ, अब क्या बच गया। अभी हम उस कंडीशन पे हैं जहां पर एक ट्रेंड लाइन को तोड़ा गया, तो ब्रेकआउट तो हो गया, वी हैव द ब्रेकआउट, ठीक है। तो ये आपके सामने देखो, ये ब्रेकआउट यहाँ बना हुआ है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेकआउट हमारे पास हो चुका है। तो हम इससे आगे को देख रहे हैं कि मार्केट आगे क्या क्या कर सकती है, बताओ। अभी सप्लाई डिमांड यूज मत करो, ये टीएलसी है, ये ट्रेंड लाइन है, इसमें वो सब यूज नहीं होता, वॉल्यूम एनालिसिस नहीं होता इसके अंदर। लो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको, बताओ क्या बच गया अब जल्दी, आई वॉन्ट आंसर। एक ट्रेंड लाइन लगानी और बची हुई है अभी यहाँ पर, एक एक तरह की ट्रेंड लाइन और बच गई है लगानी, अगर उसका आंसर दे दोगे तो मान जाऊंगा, नहीं तो सारे नालायक। पीनट भाई आप ही खाओ मूंगफली। सपोर्ट, यस, बिट्टू कुमार ने सही बोला है, सपोर्ट लाइन, रोनाल्डो में भी रिलोड ने भी सही बोला है, यस सपोर्ट। वी डोंट हैव सपोर्ट, हमारे पास सपोर्ट ही नहीं, रेजिस्टेंस तो है, पहले जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया, अब सपोर्ट भी तो चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा। उसके लिए हमारे पास कोई वैसी लाइन नहीं जो हम कनेक्ट कर सकें, सिर्फ इसके अलावा। यू कैन सी दिस एरिया, ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारे सामने ऐसा एरिया मैंने बना दिया है लाइक दिस, ये हमारे सामने इस तरीके से बना, तो ये हमारे पास अभी फिलहाल के लिए सपोर्ट लाइन है, तो हम चाहें तो इसको एज ए सपोर्ट समझ सकते हैं, यस और नो। आप देख सकते हो, पीछे एक्सटेंड कर दूंगा, दिख जाएगी यहाँ से यहाँ तक, लेकिन अभी मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सो नाउ दिस इज एक्टिंग एज ए सपोर्ट लाइन, यू कैन सी लाइक दिस, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। नाउ वी विल सी द रेजिस्टेंस ऑफ सपोर्ट, लेट्स कंटिन्यू। वी हैव द ब्रेकआउट, आप देख सकते हो ब्रेकआउट मार्केट में आ गया, नीचे की साइड मार्केट ने ब्रेक कर दिया और अभी दोबारा से रीटेस्ट की तरफ जा रही है, ठीक है, क्योंकि ऊपर की साइड नहीं गई, नीचे ब्रेक कर दिया, तो नीचे ब्रेक करते ही रीटेस्टिंग लाइन का जो करेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज